तो केसी त्यागी को इस तरह से पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, इसमें क्या भाजपा के दबाव में है, तो फिर ये कार्रवाई तो केसी त्यागी तक ही सीमित क्यों? त्यागी को अपना जो सलाहकार वाला पद है वो भी गंवाना पड़ सकता है। तो आरसीपी सिंह के बारे में भी चर्चा चल रही थी कि जो वापस जदयू में लाया अभी से नहीं निकाला जाएगा तो कार्रवाई क्या होगी उस पर? नहीं, जो सलाहकार पदाधिकारी है नहीं सलाहकार है, मुख्यमंत्री के सलाहकार। ज्यादा जो खबरें आ रही जीव जंतु है जो इस तरह का कर देता है तो हो गया उसी में। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और फिर से इसको बहाल करने की बातें करेंगे। अपने ही दवा से है ना, दूसरे को दवा देने के लिए कांग्रेस चलती है कि उसको हम देंगे इंजेक्शन, मतलब ये कह लीजिए उसी को उल्टा इंजेक्शन पड़ जाता है कांग्रेस को ना। राजद के ये जो कार्यक्रम ये कर रखा है, क्या कितनी सफलताएं मिलेगी और इस कार्यक्रम का क्या कुछ उल्टा इम्पैक्ट भी हो सकता है कांग्रेस पे? चढ़कर बहुत राजनीति कर लिया कांग्रेस ने, अब कांग्रेस स्वतंत्र होना चाहती है। वहाँ पर वोट देना भाजपा को मतलब जान पे खेलना है। हम समझ जाइए वह हरे रंग की फाइल में क्या थी जो ममता लेकर भागना चाह रही थी और भाग भी गई। जीवन में बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी तो नहीं बना पाएगी। लिख लीजिए, जब भी कोई बैठक होता है, जब भी अकेला होने का बात होता है ना कि भाई अकेले अब होना है, राजद तो छूट जाता है, ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चमक आ जाता है। ये ईडी के छापे में अचानक से ममता बनर्जी का पहुंच जाना और ये सियासी रंग देना, फोन भी ले लिया, डेटा भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया, फाइल भी ले लिया, जबरदस्ती ले लिया। देखिए मतलब अब ईडी। नमस्कार, मैं अश्विनी सिंह आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं सत्ता, साजिश और सियासत के खास कार्यक्रम में। न्यूज हाट के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। वहीं दूसरी तरफ मौजूद है न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अश्विनी जी। सत्ता, साजिश और सियासत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केसी त्यागी की। जदयू के कद्दावर नेता हैं, उन पे बड़ी कार्रवाई होने की चर्चा है। अगर ये कार्रवाई होती है तो वो क्या है और इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है, इस पर भी विस्तार से जानेंगे। वहीं बात करेंगे कांग्रेस जो अपने आप को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी रहा। कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो हमारा जो गठबंधन था वो अब खत्म हो चुका है, बिहार में हम लोग अलग अलग राह पकड़ चुके हैं। वहीं राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा जो गठबंधन है वो राजीव गांधी के समय से है। तो इस पर भी थोड़ी बहुत बात होगी और इसी में बात करेंगे मनरेगा संघर्ष कार्यक्रम करने वाली है, उस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे और अंत में बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है और इसी बीच ईडी की एक बड़ी कार्रवाई के बाद बंगाल की सियासत गर्मा गई है। आईपैक पे छापा पड़ा है, ईडी का रेड पड़ा है, क्या है ये पूरा मामला, इस पर भी विस्तार से बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं सर से, शुरुआत करते हैं सर। केसी त्यागी को लेकर एक खबर आ रही है कि जो उनपे बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्या है पूरा मामला? केसी त्यागी ने एक मामला उठा था बिहार बंगाल की टीम के, आईपीएल की जो टीम थी बंगाल में, उसमें बांग्लादेश के प्लेयर थे मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स और जिसके मालिक शाहरुख खान हैं, उन्होंने इस टीम में मुस्तफिजुर रहमान को रखा था, जिसके बाद भारी बवाल मचा था। हाँ, इसके बाद बवाल मत शुरू हो गया, क्योंकि इसलिए कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है लगातार, इतने दिनों में अभी तक लगभग आधा दर्जन हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया वहां। इससे यह मांग यहाँ होने लगी भारत में कि भाई शाहरुख खान की जो टीम है उसमें बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर क्यों खेल रहे हैं, कैसे उसको इसमें रखा गया, इसको लेकर यहाँ अंत में यह बवाल हुआ, विवाद का कारण बना और शाहरुख खान ने अपनी टीम से बांग्लादेशी प्लेयर को निकल गया। उसके बाद से बांग्लादेश भी अकड़ गया कि हम जो है ये क्या करता है विश्व कप से बाहर हो जाएंगे, मतलब भारत में विश्व कप नहीं खेलेंगे। हमारा जो टीम जो है तो भारत से बाहर खेले, हालांकि आईसीसी ने इसे नकार दिया। तो ये एक घटना था, खेल से जुड़ी हुई बातें थी और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उससे पूरा मामला था। तो पूरा देश इसको जब उसको निकाल दिया गया,
बांग्लादेशी प्लेयर को शाहरुख खान की टीम से, आईपीएल टीम से, तो इसका स्वागत किया। विपक्ष ने इसकी निंदा भी की कि खेल को राजनीति से नहीं अलग रखना चाहिए। तो उसी पर केसी त्यागी का एक बयान आया था, उन्होंने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि जो है खेल को राजनीति से अलग रखनी चाहिए, यह बयान उन्होंने दिया, जबकि पार्टी के किसी अधिकृत जो है प्रवक्ताओं ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। अपना जो स्वाभाविक था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटना हो रही है तो यहाँ प्रतिकार होना जरूरी था, विरोध। और शाहरुख खान ने भी इसको मान लिया, टीम से निकाल भी दिया। तो केसी त्यागी को इस तरह से पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, इसमें सर एक सवाल रहेगा मेरा। ठीक है, केसी त्यागी ने ये बयान दिया, तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे लगातार जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर तो जदयू के किसी नेता ने भी बयान नहीं दिया। उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन उसकी जो है आलोचना भी नहीं की, है ना। आलोचना भी उस घटना की नहीं की लोगों ने। वही मेरा कहना है कि जब उन्होंने तो जब ना समर्थन किया ना विरोध किया, चुप रह गए। अतः चुप का माने क्या हुआ? मौन सिक्योरिटी पार्टी की। तो मौन सिक्योरिटी तो तब दोनों तरफ से देख सकते हैं ना। देखिए, ये तो हुआ कि मौन सिक्योरिटी दी गई, विरोध भी तो नहीं किया गया। उसमें जो केसी त्यागी का बयान आया तो कहीं ना कहीं इससे जदयू का शीर्ष नेतृत्व नाराज। अब जो खबर आ रही है कि शीर्ष नेतृत्व अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली और उनको पार्टी से निकाला नहीं जा सकता, यह एक खबर अभी, है ना। आगे क्या कार्रवाई होगी या तो भगवान जाने। वैसे भी जदयू से केसी त्यागी से जदयू में असंतोष है ना। सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जदयू पे केसी त्यागी ने जो बयान दिया, और केसी त्यागी पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे, क्योंकि वो बार बार जदयू भी अपने आप को, नीतीश कुमार भी खुद को सेक्युलर छवि के नेता शुरू से बताते रहे हैं और उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। केसी त्यागी भी आज ये पहला बयान नहीं है उनका, ये उससे पहले भी इस तरह का बयान देते रहते हैं वो। इस बार जो ये कार्रवाई करने की मांग उठ रही है, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या भाजपा के दबाव में है जदयू? भाजपा के दबाव में नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाजपा को नाराज भी नहीं करना चाहते है जदयू ना। न भाजपा को जदयू नाराज करना चाहती है, न जदयू भाजपा को नाराज करना चाहती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की सरकार है और कहा भी जाता है कि एनडीए एकदम वास्तविक अपने स्वरूप में है, जिस स्वरूप में अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी। तो हालांकि गठबंधनों की संख्या बड़ी है जो उनके सहायक जो है, लेकिन देखिए अब स्मूथली गठबंधन चल रहा है, बिहार में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है। अब बीच में कुछ लोग इस तरह का बयान देंगे तो गठबंधन में असहजता होगी। मान लीजिए इधर तो कुछ उठ के बयान दिए, भाजपा के लोग फिर कुछ बयान दे दिए, लोजपा के लोग कुछ बयान दे दिए, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, सारा सिस्टमेटिक चरमरा जाएगा जो सिस्टम चल रहा है एनडीए का। और ये एक भी गलती इस बार जो है वो करना नहीं चाहती है जो एनडीए है। सिलसिलेवार हम बताते हैं, देखिए यही केवल बयान नहीं है इनका, और भी लेटरल एंट्री वाले मुद्दे पर भी जो है उल्टा बयान दिया था, वेनेजुएला वाले मुद्दे पर भी उल्टा बयान। ये लगातार एनडीए से इतर बयान देने के इतर बयान का मतलब पहले से देखा जा रहा है, आदत सी है। हाँ, एनडीए से अलग बयान जो है इनका केसी त्यागी का आ रहा है। हालांकि अभी पार्टी में ये बड़े दायित्व तो न नहीं, लेकिन हाँ सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में ये हैं और प्रवक्ता थे, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन यही बयानबाजी की वजह से राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद भी इनको गंवाना पड़ा था। तो इतने सारे जब बयान निकल कर सामने आ रहे हैं और राजनीति से हटकर आप जब खेल के विवाद में घुस रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश के टीम ने जब हिंदू कप्तान बना दिया तो आपको भी बॉलर को खेला लेना चाहिए, लिटन दास को, तो ये बयान मतलब किस तरह का बयान है? नहीं तो वो प्लेयर जो था लिटन दास तो बांग्लादेश का था, बांग्लादेश का था, इंडिया का तो नहीं था जिसको कैप्टन बनाया गया। केसी त्यागी को इसका भी ख्याल रखना चाहिए था। उनका कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंदू को जो है सो नेतृत्व दिया गया है बांग्लादेश टीम का, इसलिए वो इस तरह से कहा। लेकिन सर ये तो कोई पहला मामला है नहीं। एक चीज और, थोड़ी देर पहले जाए, मतलब कुछ दिन पहले की घटना है, आपको याद होगा मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बनने की बात हो रही थी, बाबरी मस्जिद बनने की, तो यहाँ से नालंदा के जो सांसद है कौशलेन, उनका भी एक बयान आया था। तो फिर ये कार्रवाई सिर्फ केसी त्यागी तक ही सीमित क्यों? देखिए कौशलेन का जो बयान आया था, आपने सही याद दिलाया, तो उसका बयान का क्या अर्थ था?
कि मस्जिद बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद, बिल्कुल, तो वहां धर्मनिरपेक्षता की बात उन्होंने की थी। यहाँ जो है एक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ में ये आवाजें उठी है और यह कार्रवाई हुई है, और तो दोनों में अंतर है ना। और एक चीज ऐड कर देंगे हम, सांसदों की तो सांसद को कार्रवाई नहीं ना कर सकते हैं, क्या करिएगा सांसद का, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लीजिएगा, निष्कासित कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। भाई नंबर चाहिए ना लोकसभा में आपको। नहीं निष्कासित कर देंगे तब भी उसकी सदस्यता बनी रहेगी। हाँ, तब भी सदस्यता बनी रहेगी। वही ना, मैंने उसको सांसद का क्या कर लीजिए, बता तो रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। एक जो है बांग्लादेश जो है एकदम भारत के खिलाफ, जो हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, एक तो वहां है। और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं, वो इस तरह का भी बयान दे रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को लेके भी जो वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री आप कह लीजिए, वो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ भी बार बार बयान देते रहे। तो बता रहा है कि उसका एकदम अगेंस्ट भारत है, मतलब ये राष्ट्र का मुद्दा जो है तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात है, इसके कारण जो है सो केसी त्यागी पे ये मतलब ये करने की, क्या बोलते हैं, कार्रवाई करने की बात चल रही है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुझे लगता है कि अप्रैल के आसपास होने वाला है, जनता दल यूनाइटेड का, उसमें बड़ा फैसला होगा। उसमें एक फैसला यह भी हो सकता है कि केसी त्यागी को अपना जो सलाहकार वाला पद है वो भी गंवाना पड़ सकता है। और केसी त्यागी को देखिए, सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व का मतलब समझ रहे हैं कौन कौन होंगे, नाराज हैं, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी है पार्टी के, निर्णय तो ले सकते हैं। आप देखिए कि नहीं, सबसे बड़ी चीज है सर, सबसे बड़ी चीज है सर कि अभी जो भी शीर्ष नेतृत्व है जदयू का, नीतीश कुमार को ले लीजिए, संजय झा को ले लीजिए, ललन सिंह को ले लीजिए, यही 3 लोग ना मेन शीर्ष नेतृत्व में है। एकदम भाजपा से कितना मधुर संबंध है, कितना मतलब दोस्ताना याराना संबंध है, और एकदम जदयू नहीं चाहती है कि इस समय में, और चूंकि निशांत की एंट्री होने वाली है, तो इसमें कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए, कहीं भाजपा की तरफ से कुछ ये ना हो जाए, पेच ना अड़ा दिया जाए, इसको लेकर बड़ा सतर्क और सहज जो है वो चल रहा है गठबंधन। इसीलिए कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ मत कीजिए। नहीं, केसी त्यागी का जो ये पार्टी की नीति के खिलाफ बयान जो उनका लगातार आ रहा है, एनडीए की नीति के खिलाफ, एनडीए की नीति भी है, पार्टी की भी नीति है। पार्टी के जहाँ कुछ नहीं खुल के नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मौन स्वीकृति है। मतलब ये कहा जा सकता है कि एनडीए के सभी घटक दल जो हैं सो वो सभी लोग इसका समर्थन किया, बिल्कुल अपनी पार्टी को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर काफी सजग हैं, बहुत इस तरह की कार्रवाई की बात है। निशांत की एंट्री की बात करें तो एक खबर ये भी आ रही थी, थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे हम इस पे। आरसीपी सिंह के बारे में भी चर्चा चल रही थी कि जो वापस जदयू में लाया जा सकता है, आपको लगता है? अगर देखिए, मुझे नहीं लगता है, अगर लाए भी जाएंगे तो उस ओहदे में नहीं जाएंगे, इतना कुछ बोले हैं। देखिए आरसीपी, मेरी जो समझ है, चाहे मेरे पास जो जानकारी है, आरसीपी को जदयू अपने पास नहीं लाएगी, नहीं लाएगी, लाएगी भी तो जब तक है। हाँ, आरसीपी को नहीं लाएगी। और सवाल था क्योंकि कहा जाता था कि आरसीपी सिंह और निशांत का जो रिश्ता है वो काफी मधुर रहा था। आरसीपी सिंह बहुत रूप से गाइड करते थे निशांत को, लेकिन आरसीपी सिंह पर जो आरोप लगा जिस हिसाब से, तो नीतीश कुमार क्या एक्सेप्ट करेंगे? यही मेरा ये सवाल था, मुख्य सवाल। देखिए, नीतीश कुमार जी निशांत को जो लाएंगे राजनीति में, अगर अभी तो संभावना है, तो उसमें बहुत सारे तर्क होंगे। उसमें सीधे जो लोग सोच रहा है कि ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक जीते जी कभी नवीन पटनायक को लाया? नवीन पटनायक ने भी दिलचस्पी नहीं ली थी राजनीति से, बहुत दूर थे वो, है ना। और जब उनका निधन हो गया अचानक, तो नवीन पटनायक आए उड़ीसा की राजनीति संभालने, और जो हुआ उनके निधन के बाद पार्टी में, जनता दल में, अंत में इन्होंने क्या किया कि अपना बीजू जनता दल बना दिया। उसके बाद लगातार जो है 24 वर्षों तक राज की। तो ऐसा नहीं है कि निशांत एकदम निष्प्रभावी है, तो निशांत को भी यहाँ नीतीश कुमार लाएंगे, तो जब तक नीतीश कुमार निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे, निष्प्रभावी नहीं हो जाएंगे, राजनीति से निष्क्रिय, तब तक निशांत कुमार की एंट्री भी इतना सहज नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल, ये बात इस बात और अच्छा तो हो सकता है कि खुद अपने जो है पद छोड़ दे और उनकी एंट्री तब हो। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अगर मान लीजिए केसी त्यागी पे अगर कार्रवाई होती है, तो फिर उनका पॉलिटिकल भविष्य क्या बचेगा? आप क्या देखते हैं? केसी त्यागी भी बड़े समाजवादी नेता हैं, उत्तर प्रदेश में से निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब राजनीतिक रूप से वो बहुत ज्यादा एक्टिव है भी नहीं। आप देखिए कि पॉलिटिकल डिबेट्स में भी बहुत ज्यादा वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन गाये बगाये बयान दे देते हैं। भाई पुराने प्रवक्ता रहे हैं, तो लोग मीडिया वाले पहुंच जाते हैं तो बयान दे दिया करते हैं। प्रवक्ताओं की आदत होती है। आदत होती है, तो बहुत ज्यादा पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। एक बात है कि केसी त्यागी को भी
संयमित रहना चाहिए। हालांकि उम्र का भी प्रभाव इसको आप मान सकते हैं, लेकिन इस बार कार्रवाई की ज्यादा संभावना है। लेकिन पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, पद चला जाएगा, पार्टी में तो वो देखिए, रहेंगे। पार्टी से नहीं निकाला जाएगा तो कार्रवाई क्या होगी उन पर? नहीं, जो वो तो सलाहकार पदाधिकारी है नहीं, सलाहकार है, मुख्यमंत्री के लेकिन सलाहकार। ज्यादा जो खबरें आ रही है उसके अनुसार उनको पार्टी से निकाल बाहर कर दिया अब जाए। देखते हैं कि जो पार्टी से अगर उनको निकाल बाहर किया जाता है या फिर जो पद है उस पद से उनको हटाया जाता है, किस तरह की कार्रवाई होती है ये समय बताएगा। और उसके बाद केसी त्यागी किस तरह का निर्णय लेते हैं यह भी समय बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को लेकर बिहार में इधर कुछ दिनों से देखिए तो जो खबरें आ रही है, अब 2 दिन पहले देखिए कार्यकर्ताओं में जो आपसी टकराव था, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ गई थी। और वहां शकील अहमद खान जो कद्दावर नेता वो भी मौजूद रहे थे और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद थे। उसके बाद आज आप गए थे कांग्रेस कार्यालय, वहां पे क्या कुछ था? आपने बात भी की है शकील अहमद खान से और राजेश राम से। शकील अहमद खान तो कह ही रहे थे कि कुछ जीव जंतु हमारे यहाँ भी है। मतलब वो मानते हैं। हाँ, तो बोल ही रहे कि हमारे यहाँ भी कुछ जीव जंतु है जो इस तरह का कर देता है, तो हो गया उसी में। और रियल में जब जीव जंतु बताते हैं अपने कार्यकर्ता को। हाँ सर, देखिए शकील अहमद खान, हाँ, पार्टी जब हारती है और इस तरह का आरोप लगातार अध्यक्ष और प्रभारी पर लग रहा है तो असंतोष तो है ही ना। निचले स्तर पर बहुत ज्यादा असंतोष है, टिकट बंटवारा से लेकर हैन तेन बहुत दिक्कत है। तो अब उसमें हो गया, मारपीट हो गया, होते ही रहता है कांग्रेस में। आप देखिए कि वहां भी हुआ था, पटना एयरपोर्ट पर भयंकर मारपीट हो गया था, राजेश राम के सामने ही हो गया था मारपीट। तो ये सब कांग्रेस में होता रहता है। लेकिन आज जिस चीज की चर्चा थी कि कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों और पर्यवेक्षकों को बुलाया था, तमाम बड़े नेता भी वहां पहुंचे हुए थे, और मनरेगा का जो नाम बदल दिया गया है वीजी राम जी, तो उसको लेकर ही जो कार्यक्रम तय हुए हैं, 10 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा और फरवरी तक कार्यक्रम तय किया गया है। गांव गांव में जाना है, पंचायतों तक जाना है, उपवास करना है, प्रदर्शन करना है, रैली करना है और अंतिम में फिर विधानसभा का घेराव भी करने का प्लान है। मतलब पूरा एक्शन जो कार्यकर्ता जो है शिथिल से पड़ गए थे कांग्रेस के, तो उनमें एनर्जी भरने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसमें सर आपसे मेरा सवाल रहेगा कि कांग्रेस की जो स्थिति है वर्तमान, जिससे कार्यकर्ताओं में जो भारी असंतोष देखने को मिल रहा है और ये हर जगह देखने को मिल रहा है, वैसे में फिर से मनरेगा संघर्ष जो अभियान है और जो नाम बदलने को लेकर जो ये लोग अपना आंदोलन करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इस चीज को बिहार में सहेज पाएगी? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर गलत कर रही है बिहार में क्या राष्ट्रीय का अभियान है। मतलब आपका ये कहने का ये मुद्दा जो है सो फिर उन्होंने गलत चुना। बता रहे हैं कि जो है यह मुद्दा जो है जी राम जी, मतलब जी राम जी जो कहा किया गया है मनरेगा का नाम बदलकर, उसमें बहुत सारी बातें की गई है। उसमें गारंटी भी दिया गया है, रोजगार का गारंटी भुगतान की भी बातें की गई है, राज्य को हिस्सेदारी भी 125 दिन कर दिया। नहीं, हाँ, राज्य को हिस्सेदारी भी देना होगा उसमें, है ना। तो यही राजेश राम का कहना था कि सब बोझ दिया गया राज्यों पर, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और गांधी जी का नाम जोड़कर जो हटाने का जो है भाजपा की पॉलिसी है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और फिर से इसको बहाल करने की बातें करेंगे, है ना। तो हालांकि देखिए, मनरेगा कई बार नाम बदला गया, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का किया गया। तो अब इसको जो है फिर से सियासी रंग दिया जा रहा है, और सियासी रंग के साथ साथ जो है इसका फिर वही धार्मिक रंग भी आ रहा है। अब हमारी समझ जो है, ठीक है, कांग्रेस का आंदोलन चलेगा 10 जनवरी से, है ना, उसका उपवास है, लंबा कार्यक्रम है उसका, तो ये सब चलेगा, है ना। उसके बाद आप अब देखिए, जैसे जितना गांव गांव घूमेगा जी राम जी का जो होगा, जो भावना पनप गई है ना। एक गलती कांग्रेस को कहा 6 सीट पर समझा दी थी, इनके क्या कहता है नरेंद्र मोदी की जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डुबकी उन्होंने लगाई जमुना में, दिल्ली में, उसको व्यक्तिगत टिप्पणी करती उन्होंने। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, और छठ को लेकर भी उन्होंने कड़वी टिप्पणी कर दी, जो पसंद नहीं आया। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने किया, और मतदान हुआ तो क्या नतीजा आया तो देख ही लिए, कैसे लोग टर्न कर गया इधर उधर। इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा, जो कांग्रेस को अपने ही दवा से, है ना, दूसरे को दवा देने के लिए कांग्रेस चलती है कि उसको हम देंगे इंजेक्शन, मतलब ये कह लीजिए उसी को उल्टा इंजेक्शन पड़ जाता है कांग्रेस को। सागर जी, कांग्रेस की वर्तमान परिस्थिति और उसके बाद जो कल जो बात हुई, उन्होंने कह दिया कि अब कांग्रेस अपने राह पे है और राजद अपना जो है राह वो अपना चुने, और ऐसा लग रहा है, इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में गठबंधन वाली कोई बात फिलहाल
दिख नहीं रही उनके बयान से। राजस्थान तो साफ कर रहे लेकिन हैं। एक सवाल इसमें मेरा ये था कि जो इससे पहले भी कांग्रेस कई बार आह्वान कर चुकी है अपने बदौलत मुख्यमंत्री आवास सचिवालय या मुख्यमंत्री आवास घेरने का, विधानसभा घेरने का, लेकिन कभी भी वो पहुंच नहीं पाए उस जगह पे। और उनके कन्हैया वाला आप कार्यक्रम देख लीजिए ना बेगूसराय का, बिना राजद के उतरा तो भाई कार्यकर्ता ही नहीं जुटा, फेल हो गया। राहुल गांधी आए फिर भी फेल हो गया। वही सवाल में है इसमें कि बिना राजद के ये जो कार्यक्रम ये इन लोगों ने कर रखा है, क्या कितनी सफलताएं मिलेगी और इस कार्यक्रम का क्या कुछ उल्टा इम्पैक्ट भी हो सकता है कांग्रेस पे? क्योंकि जब जब भी धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है और धर्म को लेकर जब भी बातें उठी है तो उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका ही लगा है, जैसे छठ वाला मुद्दा सर ने बताया। और इसमें भी फिर राम जी को लेके नाम है और अब गांधी और राम जी को लेके एक अलग विवाद खड़ा हो रहा है। इससे कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? इसमें कहीं फायदा है या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, मेरा इसमें दो एंगल है। एक एंगल तो देखिए कांग्रेस के संगठन को फायदा होने वाला है, सीधी सी बात है। देखिए कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए, अब तो चुनाव खत्म हो गया, टिकट तो चाहिए नहीं किसी को। पंचायत का चुनाव है, उसमें थोड़ी सक्रियता मतलब चाहिए और थोड़ा चाहिए कि भाई मीडिया में वो हाईलाइट में रहे, बैनर पोस्टर में फोटो आए, नेतागिरी मेरा टाइट रहे, पेपर में मेरा नाम छपे, वीडियो चले। कार्यकर्ताओं को तो भाई चुनाव खत्म हो गया तो यही सब ना चाहिए। छोटे जो कार्यकर्ता है हाँ दिखते रहे, नेतागिरी मेरा गाँव में टाइट रहे, है ना। तो नेतागिरी कैसे टाइट होगा? कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहिए। भाजपा देखते हैं कुछ नहीं रहेगा तो कोई पुतले दहन का कार्यक्रम। लेकिन सागर जी से हम इत्तेफाक रखते हैं आपकी बात से, लेकिन एक चीज है, जिस तरह का विरोध होता है कांग्रेस के अंदर, अगर इस कार्यक्रम के दौरान भी विरोध होते रहे, है ना, ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, कार्यक्रम के दौरान जो जिनका है अपना, तब क्या तस्वीर उभरेगी, कांग्रेस की क्या छवि बनेगी? बताइए। किसका विरोध? और आपस में जो लोग करता है विरोध अपने में, कार्यकर्ताओं में, पार्टी हर पार्टियों में होता है। किसी चीज कोई दिखता है कोई नहीं दिखता है। ठीक है, कांग्रेस में कुछ ज्यादा है क्योंकि भी नेतृत्व ऐसा नहीं ले पा रहा है। अरे होता है सर, हर पार्टियों में होता है। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस में हो रहा है लगातार, नहीं कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है, तो हम तो बोल ही रहे हैं कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है। विरोध हो रहा है, खास करके राजेश राम वाला कार्यक्रम में। आप देखिए हवाई अड्डा से हुआ राजेश राम को लेकर, तो हम उन पर सीधा आरोप कार्यकर्ता लगाते हैं कि पैसा लेकर इन्होंने टिकट दिया। तो ये आरोप तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर नहीं लगा। नहीं लगा, ठीक है। फिर तो आप दोनों की तुलना एक से कर देते हैं। तुलना हम नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये आरोप सर तेजस्वी यादव पे लग चुका है, उनके ही कार्यकर्ता वहाँ कुर्ता फाड़ के लेते थे और उन्होंने लगते रहता है। ये सब चीज तो आम बात है सर, चुनाव में लगता है। कांग्रेस देखिए, इस सवाल ये था कि इस कार्यक्रम से फायदा होगा या नहीं होगा। तो ही बताया है कि कांग्रेस के संगठन को हम बोले बड़ा फायदा होने जा रहा है। फायदा होगा, बड़े लेवल पे फायदा होगा। जो शिथिल और सुस्त पड़ गई है कांग्रेस, उसमें एक नई जान आ सकती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर बढ़िया से किया जाए तो। ठीक है ना। अरे भाई इसके पहले भी चुनाव से पहले, है ना, यहाँ अल्लाह वरू जो है प्रभारी है, अभी भी हैं, उनके नेतृत्व में, राजेश राम के नेतृत्व में जो है अभियान चलाया गया कांग्रेस का अभियान था ना, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने पैर पर खड़ा होंगे, चला था ना अभियान, चला था पूरे राज्य में। उसका क्या प्रभाव हुआ आप बताइए? राजद को छोड़कर चल रहा है, क्या प्रभाव? आप क्या मतलब कितना दिन तक कंधा पे ठोके राजद को? देखिए, बिना कंधा पर तो अंधा हो गया है कांग्रेस हो गई है। तो एक बार मिट जाएगी कांग्रेस, उसके बाद फिर खड़ी होगी कांग्रेस। किसी भी आप देखिए मिटना पड़ता है, उसके बाद फिर खड़ा होना पड़ता है। 2010 में कांग्रेस छोड़ के लड़ी थी राजद को, 3 सीट जीती थी। तो कांग्रेस की यहाँ पर वही है। इस बार तो साथ में भी रह के 6 सीटें जीत पाई। इस बार तो हो सकता है। अभी बेहतर समय है, अभी काफी समय है, 3-3.5 साल है लोकसभा चुनाव के। कांग्रेस अपना संगठन को मजबूत करेगी सर। इसी तरह से राजद के कंधे पे चढ़कर बहुत राजनीति कर लिया कांग्रेस ने, अब कांग्रेस स्वतंत्र होना चाहती है। मतलब सीधा ये कह दें कि गांधी जी के नाम के सहारे कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। ऐसे तो पूरे देशव्यापी यह कार्यक्रम है, लेकिन बिहार में मुझे जो दिख रहा है, कांग्रेस, आप देखिए ना, जब भी कोई बैठक होता है, जब भी कोई बाइट होता है, जब भी अकेला होने का बात होता है ना, कि भाई अकेले अब होना है, राजद से छूटकर, तैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चमक आ जाता है। इसके कार्यकर्ता भी आप देखते हैं कि राजद से अलग होकर ही उनका भविष्य बेहतर है, उनके और उनकी पार्टी का भविष्य बेहतर है। हाँ भाई, और क्या। तो बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं सर। अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं। वहाँ चुनाव होने वाला है और ईडी का छापा पड़ा वहाँ आईपैक पर। आईपैक के संयोजक है प्रतीक, उनके घर पे ये छापा पड़ा। उसके कुछ ही
समय बाद ममता बनर्जी पहुंच जाती है। ये ईडी के छापे में अचानक से ममता बनर्जी का पहुंच जाना और ये सियासी रंग देना, क्या इस बहाने ममता बनर्जी फायदा उठाना चाहती है? देखिए, वहां जो छापा पड़ा आईपैक के कार्यालय पर छापा पड़ा है कलकत्ता में, तो जो है ईडी का रेट तो सुबह सुबह पड़ा। उस समय जो है ईडी तो भाई कहीं भी जा सकती है, सूचना देकर तो जाती नहीं है। ईडी का छापा एकाएक पड़ता है, छापा सूचना देकर भी नहीं, वही तो होती भी नहीं है, वही तो बता रहा है। तो पहुंच गई, अपना जो है कागज पत्तर सब अपना समेटने की कोशिश अपना की, जो भी बन सका। लेकिन जब यह सूचना मिल गई ममता बनर्जी को, तो वह भी फोर्स लेकर पहुंच गई वहां। और जो है खबरें आ रही है कि ममता बनर्जी ने भी एक ब्लू रंग की फाइल थी, नीली हरे रंग की, उसको लेके वो अपना निकल गई। मैं उसका उसी पर था ख्याल, निशाना। आखिर यह जो है एक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि वह हरे रंग की फाइल में क्या थी जो ममता लेकर भागना चाह रही थी और भाग भी गई, छीन भी ली, जैसा कि खबर अभी आ रहा है कि नहीं सागर जी? बिल्कुल। ईडी की जो टीम थी, छापा मारने वाली जो टीम गई थी, उससे वह छीन ली गई। अब आप बताइए कि ठीक है, ममता बनर्जी ने इसको तो सियासी राजनीतिक रंग दे दी और कहती है कि चोर की तरह जो है मेरा फाइल उन सब लेके भाग रहा। भाई आप जो है, जबकि ईडी के अधिकारी का कहना है कि यह छापा जो है कोयला तस्करी से जुड़ा मामला है, जिस पर आरोप है, उसमें अभिषेक बनर्जी भी फंस रहे हैं, है ना? तो फिर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इसको सियासी रंग देकर अपने भतीजे को बचा रही है। जो घोटाला हुआ है जिसमें वह अभी भी थे, है ना, आरोपी भी है, तो कहीं ना कहीं इसको सियासी रंग दे रही है। सर जी, ये जो छापा है ये सामान्य है या सियासी आपके हिसाब से? क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप है कि जो जिस हिसाब से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अकेले हमसे लड़ नहीं सकते हैं, तो वो इस तरह की जो है घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं, मतलब एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ। जबकि ये जो छापा पड़ा है वो आईटी जो सेल है, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इस पे पड़ा, जिससे कभी प्रशांत किशोर का भी गहरा नाता रहा साथ में थे। नहीं, अभी प्रशांत किशोर ने खुद को अलग कर लिया, प्रशांत किशोर ने खुद को अलग कर लिया। प्रतीक जो है तो वो सारा प्रतीक जैन को इन्होंने, पर दोनों पार्टनर थे, दोनों मिलजुल कर शुरू किया था। अभी प्रतीक जैन उसको देख रहे हैं। 2026 तक आईपैक ने जो है कलकत्ता में अपना क्या कहता है टीएमसी के साथ समझौता कर रखा है 2024, मतलब इस साल के विधानसभा चुनाव तक, इसी साल होना है ना। तो ये है उन लोगों का एग्रीमेंट पहले से, 21 में ही जो एग्रीमेंट हुआ उसका यही है अभी तक। तो उसमें उसको उस सिलसिला, हालांकि उस पर आरोप है कि जो है कोयला घोटाला का जो पैसा तो तस्करी का जो मामला आया था, उसमें जो हवाला के माध्यम से पैसा इधर सुधर किया गया, या ईडी का मतलब आरोप, इसको शक है, इसको सूचना है। इसी के सिलसिले में वह छापेमारी करने गई थी और ईडी की टीम, और वहां से जो है कागजात हासिल करना चाह रही थी, लेकिन तब तक तो पूरा दलबल के साथ पहुंच गई। यही मेरा सवाल था कि ममता बनर्जी का अचानक से वहां हड़बड़ी में पहुंच जाना और वहां से फाइल लेके निकलना, क्या लगता है आप किस तरह से देख रहे हैं इस छापेमारी को? देखिए, छापेमारी तो ये तो नॉर्मल सामान्य जो प्रक्रिया है, ईडी का जो काम है भाई, जो केस चल रहा है, हवाला से जुड़ा हुआ पैसा आईपैक को गया है, तो भाई ईडी पूछेगी ना जाके कि पैसा जो आया कैसे आया, कहाँ से आया, क्या आया। अपना छापा 10 जगहों पर चल रहा था, कोलकाता में भी इनके आवास पे भी और इनके ठिकानों पे भी चल रहा था, साल्ट लेक और लाउडन स्ट्रीट पे कार्यालय है उनका, तो वहां पे चल रहा था। अब आनन फानन में एक राज्य की मुख्यमंत्री ईडी के छापे के बीच पहुंचती है और फाइल छीन लिया जाता है उनके अधिकारियों के द्वारा। ईडी के हाथ से जो है डॉक्यूमेंट छीन लिए जाते हैं ईडी की तरफ से कि संवैधानिक पद पर बैठे 2 अधिकारियों, मतलब संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने हाथ से फाइल को छीन लिया। एक्चुअल शब्द हम बता देते हैं। देखिए, ईडी ने जो आरोप लगाया है, दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस ने बलपूर्वक महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जिसमें लैपटॉप और फोन भी जब्त किए, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई। फोन भी ले लिया,
डेटा भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया, फाइल भी ले इस लिया, तरह जबरदस्ती ले लिया। हाँ ये तो भाई, दादागिरी जबरन सब चीज ले होगी ना लिया। कहीं ना कहीं से। देखिए मतलब अब ईडी हो, सीबीआई नहीं, हो, नहीं। तमाम केंद्रीय एजेंसियां हो, बंगाल में छापा नहीं मार पाएंगी, मतलब अपना बिना काम नहीं कर पाएंगी। सब कुछ में परमिशन चाहिए ममता बनर्जी ममता का। बनर्जी का ये परमिशन तो एक चाहिए। गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। ये ट्रेंड ही नहीं, आप समझिए कि भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है सुनिए, हम उसमें साफ लिखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, संघ है। और भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब सर्वोपरि केंद्र सरकार है, केंद्र की एजेंसियां हैं, बिल्कुल। वो अपने हिसाब से काम करेंगी। ठीक है, राज्य की भी बड़ी भूमिका रहती है इसमें, लेकिन इसके बावजूद आप राज्य की कोई, माफ कीजिएगा, केंद्र की अगर कोई टीम जा रही है छापेमारी करने के लिए और राज्य की मुख्यमंत्री इंटरफेयर कर रही है, छीन लेगी डॉक्यूमेंट, ये तो भाई आपातकाल वाली स्थिति है। और ममता बनर्जी ने बहुत तरह का आरोप भी लगाया है कि जो ये एक तरह से सियासी छापा है, और इस चीज को ठीक है, कोई भी छापा है, अगर गलत आपने नहीं किया है तो क्या दिक्कत है आपको? आप अश्विनी जी चोरी नहीं किए, ब्लैक पुलिस आ जाए कुछ भी कर ले, होगा कुछ आपका? देख रहे हैं, नहीं होगा। एक तो भय का माहौल इतना क्रिएट की हुई है। पिछला पंचायत चुनाव को देख लीजिए, जिन्होंने वोट डाला दूसरे दलों को, टीएमसी को छोड़कर, उसका क्या हाल करता था, घर में जाके पीटता था। तो ये आप जो है एकदम एक तरह से आप क्या कहते हैं, एकदम जम्मू कश्मीर बना दिए हैं बंगाल को। हालांकि अब ईडी भी जो है वो एक्शन में है, चुप नहीं बैठेगी ईडी। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख जो है अख्तियार किया है, और इस मामले को लेकर 9 जनवरी यानी कि कल वहां पर सुनवाई होनी तय हुई है। लेकिन दूसरे तरफ ममता बनर्जी ने विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। खेलती। हाँ, अब ममता बनर्जी का कहना है कि कल जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध जो है सड़कों पर निकलकर विरोध मार्च करेंगे टीएमसी के। बता रहे को हर बार मुद्दे को जो है ना सियासी रंग देती है, कोशिश की जाती है, और मतलब हाँ, इसीलिए वो जो है सीख है भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल है ना। भाजपा को सीख लेना चाहिए इससे, भाजपा को समझना चाहिए कि भाई आपकी ही ना सरकार है देश में, ऐसे ही चलेगा। गलती भाजपा की भी है इसमें, हम मानेंगे, केवल ममता बनर्जी की गलती नहीं है। मतलब एक राज्य मोनोपोली करते जाएगा, वैसे धीरे धीरे कह देगा कि हमको अलग कर दीजिए भारत से, तब क्या कर लीजिएगा आप? नहीं, ये अन्य राज्यों के लिए भी तो एक मैसेज चला जाएगा ना। तब मोनोपोली हो रहा है जो भाजपा विरोधी राज्य, मतलब जहाँ भाजपा का शासन नहीं है, तो फिर तो हर राज्य ऐसा करना शुरू कर देगा। एक बात मान लीजिए कि इस तरह की जो अराजकता फैला रही है ममता बनर्जी देश में, है ना, राज्य के माध्यम से देश में अराजकता ही फैलाना है, तो कहिएगा ना कि केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ किसी राज्य की मुख्यमंत्री अपने सिपाहियों के, अपने पुलिस बल के भरोसे जबरदस्ती करती है, जबरन छीन लेती है फाइल। आखिर जो है कहीं न कहीं यह अराजक की स्थिति पैदा किया जा रहा है, तो इसका जो है कहीं दूरगामी प्रभाव तो होगा ही। अब इसके लिए इस कड़ा एक्शन केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। एक अंतिम सवाल सागर जी इसमें आपसे रहेगा। ममता बनर्जी इस तरह की घटनाओं को सियासी रंग देने में माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। इससे पहले भी कई बार आप देखिए तो सियासी घटना, मतलब इस तरह की घटनाओं को वो सियासी रंग बहुत चतुराई से दे देती है, और फिर से उन्होंने कोशिश की है। और कल जो है सो जैसा कि आपने बताया भी है, उन्होंने ऐलान किया है इस चीज को लेकर। तो क्या लगता है इस बार, चूंकि चुनाव नजदीक है, वहां पे भाजपा ने भी इसको लेकर कोई स्ट्रेटजी अपनाई है या अपनाएगी, ताकि ममता बनर्जी इस तरह का सियासी फायदा ना उठाए, क्योंकि हर बार सियासी फायदा उन्हीं को मिला है। देखिए सुनील जी, मेरा कहना है कि भाजपा को वहां लोगों में जो है ना विश्वास पैदा करना होगा सुरक्षा का। ममता बनर्जी की जो सरकार है उससे जो भय है व्याप्त मतदाताओं में, लोगों में, उसको मिटाना होगा। इसके लिए वहां जो भाजपा के जो केंद्र सरकार है उसको विश्वास जगाने के लिए वहां एक्शन लेना होगा, चाहे जिस तरह का एक्शन हो। हालांकि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता, जब तक संवैधानिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, आप राष्ट्रपति शासन अगाहे बगाहे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कई सारे प्रोसेस है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो उसको लेकर अंतिम हम ये पूछना चाहेंगे इसमें कि इस तरह से सियासी रंग देकर ममता बनर्जी को क्या इस बार भी वो फायदा उठा ले पाएंगे, उसका फायदा उठा पाएंगे? बिल्कुल उठा ले जाएंगे। हम लिख देते हैं, ऐसी स्थिति और परिस्थिति रहेगी तो भाजपा जीवन में बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी तो नहीं बना पाएगी। लिख लीजिए, अगर यही स्थिति और यही ढर्रा पर भाजपा रही तो
पिछले आपके बार हिसाब से भाजपा को कैसा होगा, मतलब देखिए- क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए पिछले बार भी कैलाश विजयवर्गीय वहां प्रभारी थे, चुनाव तो खूब ठीक है, अब 74 सीट 77 सीट जीत कर आए, लेकिन उसके बाद फिर भाजपा वहां से पलायन कर गई, पलायन कर गई, हाँ। कैलाश विजयवर्गीय निकल गए वहां से, निकल गए वहां से। जिसका परिणाम वहां जो है सो आम वोटर थे जिन्होंने भाजपा को वोट किया, हाँ। और जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उसका कहर टूटा टीएमसी के लोगों का। टीएमसी के लोगों से लोग डरते हैं, अभी भी डर रहे हैं ना। बिल्कुल। और भाजपा अपना चुनाव लड़ी, चुनाव जब तक लड़ना था तब तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते ही सब पल्ला झाड़ के निकल मतलब गया। यूज एंड थ्रो वाली यूज स्थिति एंड में थ्रो। थी। भाजपा को वहां पर सर ने सही कहा कि विश्वास दिलाना होगा कि हम भाजपा हारे या जीते वोटरों के साथ खड़ी रहेगी, उनके हक हुकूक की लड़ाई में खड़ी रहेगी। और देश में अराजक, अन्य राज्यों में भी इस तरह की अराजक स्थिति पैदा नहीं हो, इसकी भी जवाबदेही केंद्र की बनती है। भाजपा को बड़ा एक्शन लेना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 1 महीना से अधिक डेरा डालना होगा बंगाल में। वोटरों को ये साफ मैसेज देना होगा कि चाहे परिणाम जो हो, भाजपा 1 सीट जीते या सरकार बना ले, भाजपा उसके बाद भी भाजपा के जो नेता एक्टिव मोड में रहेंगे, भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनके साथ चुनाव अगर टीएमसी जीत जाती है तो गलत नहीं होगा, तभी ना विश्वास मिलेगा, तब ना घर से लोग निकल के जान पे खेल के वोट देने जाएगा। वहां पर वोट देना भाजपा को मतलब जान पे खेलना है। अब समझ जाइए कि जान का थ्रेट है, तो जान पर थ्रेट लेकर अगर कोई वोट देता है तो क्या करना होगा, वहां पर विश्वास दिलाना होगा और किसी को भेजने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं रह सकते हैं वहां ज्यादा दिन, तो अमित शाह को डेरा डाल देना होगा और लोगों में विश्वास बनाना होगा, तभी भाजपा के लिए कुछ उपाय है। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि अभी वाला जो स्थिति है उस स्थिति में भाजपा वहां चुनाव जीत पाएगी। आप दोनों आदमी का बहुत बहुत स्वागत, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि जो बंगाल में भाजपा को के जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह, जिसको चाणक्य कहा जाता है, उनको डेरा डालना होगा बंगाल फतह करने के लिए, और केसी त्यागी पे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और आगे उनका क्या रुख होगा, इस पर भी हमने बात की। और गांधी जी के नाम के सहारे कांग्रेस खुद को वापस जीवित करना चाहती है, इसमें कितना सफल हो पाएगी ये भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।